कैमरा एक्शन। सभी सुनने वालों का बॉम्बे टॉकीज में बहुत बहुत स्वागत है। बॉम्बे टॉकीज में आज सुनिए जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और सामाजिक कार्यकर्ता जमुना दास मजीठिया। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक जमुना दास मजीठिया। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं भी आपको जेडी ही एड्रेस करती हूँ। जमुना दास जी, जेडी ये बताइए कि आपकी पैदाइश तो पोरबंदर गुजरात की है, तो मुंबई कैसे? पोरबंदर मेरी माँ का गांव है। मेरी पैदाइश तो मुंबई की है। मुझे पोरबंदर से दो चीजों के लिए बहुत लगाव है, बा और बापू। बापू यानी मेरे पिताजी ने, महात्मा गांधी। हमेशा बहुत ही इंस्पायर्ड रहा हूँ। उनका जीवन चरित्र जो रहा है, उनकी बचपन की कहानियां, किस्से, जो सत्याग्रह है उनका, मैं मानता हूं कि कौन ऐसा इंसान है आज की तारीख में हिम्मत करके पूरे जीवन में सत्य बोल पाए, या उनके बेटे से उनकी जो जर्नी रही हरिलाल से, तो मुझे लगता है कि उनका जीवन, तो मैं ऐसे ही बहुत उनसे हमेशा इंस्पायर रहा हूं। और मेरी माँ का गांव, तो मैं माँ से बहुत लगाव है, तो पोरबंदर से मेरा लगाव बहुत है। और कर्मभूमि मेरी मुंबई है, पर मेरी धर्मभूमि है जो मथुरा है। तो ये तीन जगह से मेरा बहुत बड़ा लगाव है। मथुरा जाते रहते हैं? हर साल, ऐसा कोई साल नहीं गया होगा जब मैं मथुरा, गोकुल, गिरिराज जी, जतिपुरा नहीं गया होगा। पर आज भी मथुरा जाने के नाम पे मेरे आंखों में चमक आ जाती है, मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। अच्छा, आप सीए बनना चाहते थे? हाँ, अरे आपने बहुत बड़ा तार छेड़ दिया है ना। हमारे वहां ज्यादातर बच्चों के मन में यही बात होती है कि परिवार में एक तो पहले कोई अगर आगे पढ़ा है ना, तो उसी को देख के आगे हमारा इंस्पिरेशन होता है। तो मेरे बड़े भाई थे, मेरे ताऊ के बड़े बेटे थे, जो रैंक होल्डर थे, जो जाम खंबालिया जैसे गांव से आए थे, और उन्होंने मुंबई आके सीए किया और रैंक थे, उनकी फाइनल में रैंक आई थी ऑल इंडिया। तो घर में उनका बड़ा नाम इज्जत से लिया जाता था। ही वॉज लाइक द, बहुत आज भी है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते, बहुत प्यारे हैं वो। तो मैं सीए बनना चाहता था, इसलिए मैं नरसिंह मोहन जी कॉलेज गया। मैंने एक ही कॉलेज का फॉर्म भरा था। मुझे पता था नरसिंह मोहन जी में 75% चाहिए उन दिनों में, तो मैंने उतनी मेहनत करी कि मुझे 75 के ऊपर आ जाए। तो 77 थे। वहां जाके जैसे 11th में मैं डीआर बना, ये जो कल्चरल मेरे में अंदर जो टैलेंट, प्रतिभा थी, उसको प्लेटफॉर्म मिला नरसिंह मोहन जी कॉलेज में, कि इंटर कॉलेज ड्रामा, कॉलेज में स्केट, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज को। तो 2 साल ना सीए की इंटर्नशिप की मेहनत से ज्यादा कि मैं कलाकारी में ज्यादा रहने लगा। और मैं वो सीए एंट्रेंस की जो एग्जाम देनी होती, उसकी बहुत तैयारी एफवाई बीकॉम में भी नहीं कर पाया जी। एंट्रेंस एग्जाम तो मैंने पढ़ाई करके थोड़ी दे दी, पर मुझे ये एहसास होने लगा, आई वांट टू डू समथिंग विच इज मोर वाइब्रेंट इन लाइफ, एंड तब तय नहीं कर पाया। और सीए की पढ़ाई को ऐसी आसान भी नहीं कि आप मजे से ये भी करो और पढ़ के हो गया, वैसा नहीं था। जो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं हमारे देश के, वो उन्होंने कितना जवानी के दिनों कितना सेक्रीफाइस किया होगा। जो आवर्स है वो लाइब्रेरी में बिताए, मैंने अपने दोस्तों को देखा है, कितनी मेहनत के बाद वो सीए इस जगह पे पहुंचे। तो वो आसान नहीं होता है। हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। एक उपस्थित है सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता जेडी मजीठिया, और उनसे बातचीत कर रही हूं मैं, आपकी सखी, आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। क्या आपके पिताजी या माताजी घर पे, उनकी तरफ से कोई विरोध था कि कम से कम एक फॉल बैक कर लो? क्योंकि ज्यादातर माता पिता का ये कहना होता है कि भाई इन केस अगर नहीं हुआ तो, है ना। मेरे पिताजी का बुक स्टॉल था, कॉलेज के बुक का स्टॉल था। मेरे तीन भाई कॉलेज में नहीं गए, मेरे से बड़े। हम लोग 4 भाई 2 बहन, 6 लोग हैं। तो सब मेरे से बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ जी। तो मेरे 3 भाई 10th के पास नहीं गए। पिताजी का ऐसा मन था कि एक बेटा कॉलेज में पढ़े और अच्छे से पढ़े। तो मैं नरसिंह मोहन जी में गया, फिर उनका मन था कि मैं सीए बन जाऊं। तो सीए बनने का मेरा भी सपना था कि पिताजी का सपना भी पूरा करूं। पर वहां जाने के बाद जो मैंने कहा, रियलाइज हुआ, तो मैंने ये तय किया कि मैं, तब नया नया एमबीए शुरू हुआ था, जो मुझे भा गया। तो मैंने बोला कि यार मैं एमबीए करता हूं। मैं 12th में था ना, मैं 11वीं की बच्चों को अकाउंट्स का ट्यूशन देता था, और तब से मैं इंडिपेंडेंट था। तो अपनी कमाई भी खुद कर लेता, अपनी फीस भी खुद भर देता। तो पिताजी को ये बड़ा विश्वास और प्राउड था कि ये है समझदार बच्चा। मेरे पिताजी से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, दोस्त की तरह था। हम उन दिनों दोस्त ही नहीं कह सकते, बट मतलब बातचीत कर सकते थे, सब कुछ सब कह सकता था। वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट फादर थे, ट्रेडिशनल थे, पर फिर भी एक था
इतने विजनरी थे, समझदारी की बात करते थे। तो मैंने कहा ये मैं इतना आपको सब बड़े भाई सब आपको पूछ के ही करते हैं, उनकी बात सही है, वो तो आपकी दुकान में काम करते हैं, वो आपके अंडर काम करते हैं। ऐसा जरूरी है कि मैं जो कुछ करूं वो सिर्फ आपको पूछ के करूं और आप अगर उसको सही लगे तो ही करूं। तो क्या कहा उन्होंने? तो पिताजी को समझ में आ गया ये जरा इसने गूगली तो फेंकी है। तो पिताजी बोले देख बेटा, अगर कुछ अपने आप करना चाहता है फाइन, फल तू भुगतेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला नहीं है, मैं 18 का हो गया हूं और मुझे ना इंडिपेंडेंट फ्री डिसीजन लेना है अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में। श्योर, गो अहेड, बट रिमेंबर फ्रीडम कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने तभी पहली बार सुना था गोल्डन सेंटेंस जी। बोला फिर तू ही जिम्मेदार होगा तेरे पूरे जीवन का। अब क्या हमारे तजुर्बे से हम तेरे को गाइड कर सकते हैं, पर तेरे को अगर तजुर्बा नहीं चाहिए तेरी मर्जी। बोला नहीं जरूरत होगी तो पूछूंगा। बोला वेरी गुड, गो अहेड। तब से मैंने मेरे निर्णय खुद लेना शुरू किया, उन्होंने कभी नहीं रोका। सुबह जाता था कॉलेज में, रात को घर आता था, कभी प्रश्न नहीं पूछते थे क्या है भाई, कब एग्जाम है, क्या पढ़ते हो। खुद भी अपने परिवार को संभालने में व्यस्त थे। एट द सेम टाइम आई वॉज गिवन दैट फ्रीडम बाय एवरीबडी इन द फैमिली बिकॉज दे सॉ टैलेंटेड है, मेहनती है, इतने प्राइजेस लाता था, सर्टिफिकेट्स लाता था, ट्रॉफीज लाता था और पढ़ाई कर लेता था जी। और सीए नहीं कर पाया पर बाद में एमबीए किया। तो हर चीज से खुश थे, प्राउड था उनको एक, और सपोर्ट जबरदस्त था। जब मैंने एमबीए करके नौकरी कर रहा था, मैं स्ट्रगल बहुत थी, बड़ा परिवार था तो फाइनेंशियली हम्बल बैकग्राउंड था, पर जब मुझे नौकरी छोड़ देनी थी क्योंकि मुझे पूरे वक्त कला के क्षेत्र में आना था, तभी मैंने उनको पूछा था कि हाउ टू लीव दिस जॉब, हो सकता है कुछ महीनों तक इनकम ना हो। तो उन्होंने बोला तेरी मर्जी, आज तक अपनी मर्जी से जियो, अपना संभाल सकते हो, बेस्ट है। ही नेवर स्टॉप मी, हैड ही स्टॉप्ड मी दैट डे You wouldn't have been here. Very true. Very तो true. मैं व्यूअर को क्यों ये बातें कह रहा हूं, ये फैब्रिक है वागले की दुनिया का। ये जो मेरे में सिंचन है ना पारिवारिक, ये जो माँ बाप से बात करना, डिफरेंसेस होना, फिर भी परिवार को संभालना, पारिवारिक मिलजुल कर रहना, ये सारा जो अभी तो मेरे भाइयों की मेरी कहानी, हमारे रिश्ते बहन के साथ भरा हुआ है कहानियों से मेरा जीवन, वो वागले की दुनिया में जब पेश करता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ मेरे जैसे की बात, ऐसे करोड़ों लोगों की कहानियां हिंदुस्तान में ये है जहां कहीं ना कहीं सबके जीवन में वागले की दुनिया है, सबके घर में वागले की दुनिया है। सब अपने आप में, हर बंदा वो घर का मिडिल क्लास जो कमाता है, घर चलाता है, वो वागले है। बहुत सही कहा आपने। यहाँ हम एक गीत सुनते हैं आपकी पसंद का और फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सा गीत सुनवाएंगे? एक बहुत अच्छी फिल्म है जो अंसल मेहता साहब की है और गाना है मुस्कुराने की वजह तुम हो। जैसे मैंने कहा, मैं हर पहलू को जिंदगी का जब मौका मिलता है मैं मजे लेने में मानता हूं, तो ये मुझे बहुत मजा आ रहा है इंटरव्यू देने में। तो मुझे लगता है गाना मैं सिर्फ बोलूं। क्या बात है, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, नहीं मुझे अच्छा लगता है। मतलब अभी तक तो मैं सिर्फ कह रही थी कलाकार, निर्माता, निर्देशक, लेकिन अब वो ये भी तय कर देंगे कि भाई ये तो गायक भी है। नहीं गायक लेकिन तो बहुत सुंदर गाते हैं आप। दिल मेरा सुर पता नहीं कितना सही है, ठीक है नहीं है, पर मैं ये मानता हूं कि गाने का मजा तब है जब आप दिल से गाते हो। बिल्कुल। आपने कहा सिंगर की बात, तो 2 गाने गाए हैं मैंने कॉलेज में, पर उसमें पहला था यम्मा यमा। वो इतना मुझे मशहूर कर गया कि कुछ लोग मुझे यम्मा यम्मा करके ही बुलाते थे, तो वो बड़ा अच्छा गाना है। एंड दैट सॉन्ग हैड अ लॉन्ग स्टोरी। तो उसको शॉर्ट करके हमें सुना देना। मुझे ना, जैसे आपने कहा ना आपकी तो गायकी भी अच्छी, तब मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ है नहीं, मैं गा लेता हूं, मुझे रिदम की सेंस नहीं थी, आज भी बहुत कम है। ऐसा तो लगता नहीं। मैं स्कूल में ये गाने पे डांस करता था, रूमाल लेके 2 हाथ में। शान पिक्चर तभी आई थी 80s में, और तभी मैं 10th में था, पास हुआ तो कॉलेज में गया, तब भी पहला साल था 11th। नरसिंह मोंजी कॉलेज की पहली टैलेंट कॉन्टेस्ट जो भाईदास हॉल में होती थी, तो क्लास में आके ऑडिशन करते थे। स्कूल कॉलेज में बहुत एनकरेज करते थे मुझे, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं तो 2 आवाज में गा सकता हूँ, रफी साहब की आवाज और बर्मन साहब की आवाज में अकेला गा सकता हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। तो क्लास में मैंने गाया, क्लास में तभी उनको वो नहीं देखना होता कि ये सुर पे, क्योंकि ऐसे ही आते हैं, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो 11वीं में से मैं एक अकेला था। 11वीं के 9 क्लास 10 क्लास होते जो 1000 बच्चे होते, उसमें से मैं सिर्फ अकेला था। और उन्होंने बोला इसको 2-3 दिन रिहर्सल देंगे ना तो ये फर्स्ट क्लास गा लेगा। उनको ये पता नहीं था कि ट्रेंड नहीं है, इसको कुछ आता नहीं है जी। तो ऑर्केस्ट्रा वाले जो होते हैं, जो आने वाले होते हैं,
वो 2-3 दिन के लिए रिहर्सल करने आते, जिसको जिसको सुर चाहिए होता है, क्योंकि ज्यादातर टैलेंट कॉन्टेस्ट में जो सिंगर तो वही हिस्सा लेते, मैं तो ऐसे ही खड़ा हो गया। तो 2-3 दिन की रिहर्सल में उनको समझ में आ गया कि इसको रिदम का सेंस नहीं है। उन्होंने मुझे फिर 2-3 दिन देखा। एक गाने के बिगिनिंग में इंटरल्यूड के पहले एक शुरू होता है जैसे वोकल्स उसमें, और उसके पहले म्यूजिक पीस आता है। म्यूजिक पीस ऐसे आता है, टंग 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 टंग, एक बजने के बाद एक शुरू करना है वहां से, ऐसे गाना था जी। और मैं पकड़ ही नहीं पा रहा था उस सुर पे। तो उन्होंने ऐसा तय किया 2-3 दिन की प्रैक्टिस के बाद कि ना जो एक्कॉर्डियन बजता था वो मेन आदमी थे, उन्होंने बोला मैं तो ऐसे करूंगा तो तू शुरू हो जाना, मैं तेरे को क्ल्यू दूंगा, ऐसे इशारा करो तो शुरू हो जाना। तो बजने लगा, मैं स्टेज पे आया। अब टैलेंट कॉन्टेस्ट में क्या होता है ना, सभी को क्लासिकली गाना होता है। क्यों? जी, बिल्कुल। सबकी नजर होती है इनाम जीतने पे, अपनी कोई नजर पता ही नहीं है। हैदास हॉल यानी, और पूरे क्लास में ये सिलेक्ट हो गया 11th में से पूरे ग्रेड में एक बच्चा, तो दे ऑल्सो थॉट ये तो सुपर टैलेंट है। कॉलेज का पहला ही महीना था जी। तो शुरू हुआ। मेरे पहले 7-8-9 लोग गा चुके थे। ऑडियंस देखिए 1100 सीट है भाईदास हॉल में, पर कॉलेज का फंक्शन होता है ना तो लोग सीढ़ियों पे भी बैठते। कम से कम 2200 से 2500 स्टूडेंट से भरा है जी। और कैसे कैसे गाने आगे, लागा चुनरी में दाग, ये क्लासिकल, कोई क्या किसका क्या। तो आपको जरा भी डर नहीं लगा? मुझे पता ही नहीं था, कोई डर ही नहीं था। Okay. मैं अपने बिंदास, एक बंदा खड़ा है वो विंग में, कब नंबर आएगा और कब जाके शुरू करूंगा। नंबर आ गया। मेरे से ज्यादा मुझे लगता है टेंशन बजाने वालों का था कि ये इसको कैसे संभालेंगे। तो उन्होंने बोला याद है ना, ऐसे एक माइक था स्टैंड के पास, तो मैं खड़ा था, तो ये मेरे बाजू में आके इधर बजा रहे, टंग 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 टंग। उन्होंने ऐसे क्या, तो मैं मिस कर गया, समझ देखने में रह गया। तो उसने ऐसे टंग 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 टंग। अब हुआ क्या, हाँ। मैं क्यों मिस कर गया, क्योंकि इसके आगे भी अच्छा म्यूजिक पीस था। जी जी। कॉलेज के बच्चे आते हैं मजे करने, डांस, ये तालियां, ये वो नहीं था रिहर्सल में। वो आवाज, वो एक्साइटमेंट कभी कुछ सुना नहीं था, पहला स्टेज अपीयरेंस ऐसा। और ये और वो मेरा ध्यान ही नहीं, टंग 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 टंग। तो दूसरी बार भी मिस किया जी। और ये लोग को मजा ही आ रहा है, ये बज रहा है म्यूजिक, उनको कोई पढ़ ही नहीं है, वो एंजॉय कर रहे हैं। तीसरी बार शुरू करके ना उसने बंद कर दिया। लगा जैसे उसे लगा तो मैंने शुरू किया, तालियां। बस एक लाइन और, यम्मा यम्मा। अरे बहुत हो जाएगा, कोशिश करता हूं। यम्मा यम्मा। आज भी आपने बहुत अच्छा गाया। पर मजा बहुत आता है मुझे ये सारी बातें ना उन दिनों में ले जाती है, वो माहौल में ले जाती है। मुझे कोई कॉन्सोलेशन प्राइज भी मिलना, क्योंकि म्यूजिक वाले बेचारे बजा भी नहीं पा रहे थे, कोई टैलेंट का लेना। बट एक बात थी, वो जो 2500 लोगों ने मजे किए, मैं जब वो स्टेज से बाहर आया, लोगों ने ऐसा मानिए कि बस कंधे पे उठा लिया। क्या लोग मिले मुझे मेरे जिंदगी में। इस कॉलेज में ऐसे 25-50 बड़े वाकये हुए। आई कैन टुडे से, मैं टीवी की वजह से तो बहुत पॉपुलर वगैरह हूं, वो अलग बात है। मैं नरसिंह मोहन कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए आज भी देयर मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट हूं, और वो कॉलेज टाइम से हूं। ओल्ड स्टूडेंट्स मीट में जाते होंगे? अरे जब जाता हूं दे लव इट। मेरी जिंदगी में नरसिंह मोहन कॉलेज के वो फेज ने क्या क्या रोल प्ले किया है, आपको क्या कहानी बताऊं। खिचड़ी में मुझे रसेल खेमा नाम के एक एयरपोर्ट पे शूट करना था, वहां पे वॉर हो चुकी थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। मैं गया, एयरपोर्ट के जो इंचार्ज थे और वहां के पूरे रसेल खेमा के इंचार्ज, उनको मिलने गया एयरपोर्ट अथॉरिटी, उन्होंने नहीं अला भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा था उनका परमिशन। लास्ट दिन था हमारा, खिचड़ी शूट करके निकला था, हमको जंबो जेट में शूट करना था। तो मैं बोला यार किसी भी तरह तू मुझे वहां ले जा, वहां के कोऑर्डिनेटर को बोला मैं समझाऊंगा। वहां गया तो एक अरब कॉस्ट्यूम में बैठे हुए आदमी को देखा, बोला ये कैसे मानेगा, ये तो उनकी सेक्रेटरी जो थी वो आई मुझे मिलने, उसे देखा, जमुना दास। बोला यस जमुना दास, हाउ यू नो मी? नरसिंह मोहन कॉलेज, आई एम फ्रॉम नरसिंह मोहन कॉलेज। अरे यू आर अवर हीरो। आई सेड गॉड सेंट। देखो मैं इमोशनल हो रहा हूं। यस एब्सोल्युटली। भाई उसने जाके अपने बॉस से मेरा इंट्रोडक्शन किया।
आई शॉट एट रसेल खे, मेरा पासपोर्ट जब्त था। तो उन्होंने क्या कहा कि हमको पता नहीं है भाई कौन कैसा कहां से है, वो एयरपोर्ट से जो लोग जाएंगे अंदर उनमें से कोई अंदर रह गया, सारे बाहर नहीं आए आपके क्रू, तो एयरपोर्ट तो इतना बड़ा, कहीं कोई छिप गया और कल को कुछ वाकया हो गया। मिला सर माई फैमिली इज इन इंडिया, ये माई पासपोर्ट आप रखिए, मैं तब तक बाहर नहीं जाऊंगा आपकी कंट्री से जब तक वो पूरे लोग आपके पास 53 पासपोर्ट आपके हाथ में नहीं होंगे। एंड ही सेड ये बंदे में दम है। वो मेरा 54वां पासपोर्ट मैंने लास्ट में लिया एंड दैट्स नरसिंह। मैं बोला ना मेरी जिंदगी में ना कहानियां ही कहानियां, जो वागले मुझे मदद करता है। मैं मानता हूं कि देयर इज फिक्शन, पर रियलिटी में भी बहुत ही कहानी होती है और वो वहां से किरदार मिलते। कैसी वो लड़की मिली, ऐसे किरदार कैसे वागले में चमत्कारिक वार्ताओं में आ जाते हैं कि सडनली राजेश वागले की जिंदगी में एक ऐसा टीचर आ जाता है जो, अरे राजेश वागले सर आप, और वो कहानी बन जाती है। मैं सभी को बोलता हूं कि आप भी ढूंढो अपने जीवन में ऐसे किस्से वाकये जो आपकी कहानियों को रसप्रद और रियल बनाए। आपकी जिंदगी में होगा, हर किसी की जिंदगी में होता है। मैं वो फैब्रिक को जोड़ता हूं और ये मजे से जिंदगी जीता हूं और वो रिफ्लेक्ट करता हूं। जी, ये बताइए कि आपकी पहली फिल्म थी यस आई किल्ड शाहरुख। तो ये डेंजरस फिल्म, इतना कंट्रोवर्शियल नाम, मतलब क्या दिमाग में क्या बात थी? जैसे मैंने बोला बेस्ट स्ट्रगलर इन द इंडस्ट्री, हाँ, वो एक एक्टर की फिल्म थी। एक स्ट्रगल करते हैं एक्टर, आप समझिए कि एक स्ट्रगल स्टोरी आप बनाते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि एक्टर अपनी प्रमोशनल फिल्म बनाता है। तो मैंने एक अपनी प्रमोशनल फिल्म बनाई थी जो मेरी बेस्ट टैलेंट को शोकेस करता है। तब बहुत लोग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, छोटा ऑडिशन बनाते हैं जी। तो मैंने बोला यार ये बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स है, ये तो हॉलीवुड की पिक्चरें देखते हैं, तो वीडियो होता था। बोला इनको अगर इम्प्रेस करना है तो ये छोटा ऑडिशन वीडियो टैलेंट ये काम में नहीं आएगा। हाँ। ऐसा काम होना चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि क्या धमाकेदार, क्या एक्टर है, क्या रोल किए इसे। बिल्कुल। तो उस फिल्म में मैंने 5-6 अलग अलग किरदार किए थे। आई वॉन्ट टू नो कि आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? 26-27 का था, क्योंकि मैंने जब जॉब छोड़ी थी जी। और 50,000 रुपए इकट्ठे किए, तो पिताजी ने बोला था ना कुछ पैसे बचा के अपनी, जी बिल्कुल। तो मुझे उससे एक मोटरसाइकिल लेनी थी कि स्ट्रगल करने कहीं कहीं जाना हो तो मोटरसाइकिल पे जाओ, किसी को मिलने जाओ तो अच्छा लगता है और ट्रैवल कर सकते ना उतना सारा जी। वो पूरे 50,000 रुपए ना, मैंने बोला यार ऐसे नहीं, ये फिल्म बनाते हैं। वो 50,000 रुपए मैंने वो फिल्म बनाने में लगा दिया, मैंने प्रोफेशनल फिल्म बनाई। लेकिन नाम ये क्यों रखा? क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि उसमें ना उस सीन था, वो किरदार था ऐसा। अच्छा। वो ना एकदम क्रेजी कैरेक्टर था कि वो मीडिया को और पुलिस को चैलेंज देता है कि मैं आने वाले 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म स्टार शाहरुख खान को आई विल किल शाहरुख। ओके। शाहरुख बोला है आई विल किल शाहरुख। अगर पुलिस को मैं चैलेंज देता हूं, पकड़ पाए तो मुझे पकड़ ले। बोलता मुझे कुछ क्रेजी करना है। वो बहुत अच्छे से लिखा था, मैं तो बहुत शॉर्ट में बनाता हूं। अब पुलिस उसको चेज कर रही है और हर जगह वहां जाता है, उसको जेडी जैसा एक लुक अलाइक मिलता है और वो लुक अलाइक जेडी नहीं होता है, वो 5 अलग अलग किरदार करके एंड में वापस आता है। तब मैं बोलता हूं दिस फिल्म इज फॉर फिल्म मेकर्स। मैंने शाहरुख खान साहब को जो मारने की बात करी, उससे आपका ध्यान हटके अगर मेरे टैलेंट पे गया है तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अचीव। आई वांटेड यू टू सी दैट एंड नॉट टाइटल। तो सिर्फ ऐसे ही रखा गया है। मैंने शाहरुख साहब का एक फोटो भी उसमें यूज नहीं किया था, कोई लेना देना ही नहीं था। इट वॉज जस्ट अ कैच। क्यों? उन दिनों ना शाहरुख खान की नेगेटिव 2 फिल्म डर और बाजीगर, तो आई फेल्ट के वो उन्होंने जो जॉनरा पकड़ा था ना, मुझे लगा था कि वो जॉनर से वो बहुत रिलेट करते थे जी। मेरे जीवन चरित्र का एक साथ इतना बड़ा हिस्सा मुझे लगता नहीं आज तक मैंने कहीं भी कहा होगा और हुआ होगा। आपने बहुत बखूबी ये इंटरव्यू किया है, मुझे बहुत मजा आ रहा है जी। और मैं बहुत खुश हूं कि ऑल इंडिया के सारे मेरे चाहने वालों को आज मेरे जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में पता चलेगा या चला है जो मैं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर कभी शायद नहीं कह पाया। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ हम एक गीत सुनते हैं आपकी पसंद का और फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सा गीत सुनवाएंगे? आप बजाना चाह रही हूँ मैं, राजश्री त्रिवेदी। अब ये बताएं कि आपके बहुत सारे धारावाहिक हैं जिनका नाम जो है वो फिल्मों पर है, जैसे कि हम चलती का नाम गाड़ी या गड्डी कहें, मेरा नाम करेगी रोशन, या बड़ी दूर से आए हैं, ये गाने हैं। कुछ रीत जगत की ऐसी है, ये गाने के बोल हैं जो आपके धारावाहिक के टाइटल्स हैं। हाँ। बीच में टीवी पर एक दौर आया था जी कि गाने के
कुछ जो बहुत सारे अच्छे लिरिक्स होते हैं उसमें से एक बहुत लिरिकल पोएटिक क्वालिटी होती है। टाइटल का एक ये होता है, अगर आपके विषय से संबंध रखता है तो जल्दी से उनको याद रह जाए, तो वैसा टाइटल रखने में एक एडवांटेज होता है जी। तो बस वही कारण रहा है कि ट्रेंड चल रहा था जी। दूसरा विषय से जुड़ता था और वो हमको सही लगा, पोएटिक उसमें एक रिदम था जी। तो दैट हेल्प्ड अस। धारावाहिक बनाना कब शुरू किया? 2002 में खुद का धारावाहिक बनाना शुरू किया जी। और पहली खिचड़ी। वाली, अच्छा, उसके पहले आप सिर्फ काम कर रहे थे, जैसे चाणक्य है या करिश्मा का करिश्मा और एक है। को प्रोडक्शन कह सकते हैं, बाबुल की दुआएं लेती जा, जी। वो 2002-1 में हमने किसी और के साथ बनाया था, जो उनके लिए बनाया था। उसका निर्माण संभाला था खाली। तो धारावाहिक खुद का पहला था खिचड़ी, और उसने कमाल कर दिया। उसके बाद कभी ईश्वर की कृपा से कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। मैं बिल्कुल। मेरे थिएटर डेज से कहूं ना, मैंने जब प्रोडक्शन बहुत अर्ली डेज में मेरे प्रोडक्शन शुरू किया, तब से मुझे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा है। मैं आज किसी का सक्सेस रेशियो और हमारा देखूं, हैट्स ऑफ प्रोडक्शन का, मेरा और आतिश कपाड़िया का, तो बहुत अच्छा रहा है। आतिश कपाड़िया के साथ आप बहुत समय से, कॉलेज के दिनों से जुड़े हम हुए कॉलेज के दिनों से जुड़े हुए हैं, दोस्त हैं, और आज तक साथ काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं। हमने काम साथ में शुरू किया, आज हम बिजनेस पार्टनर है। मेरी बेटी, उसका बेटा, दोनों साथ में पढ़ते हैं, बड़े बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं। यानी आतिश और मैं एक फैमिली से ज्यादा है, इतना कहूं। मेरी और उसकी कहानी हैट्स ऑफ में ऐसी हो ही नहीं सकती कि उसके बगैर मेरी या मेरे बगैर उनकी कहानी पूरी हो सकती है। सारा भाई उन्होंने लिखा, खिचड़ी उन्होंने क्रिएट किया, तो हमने मिलके जो क्रिएट किया ये सारा, वो हमारा एक ऐतिहासिक क्रिएशन रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कई जगहों पे मैंने देखा वो आपके साथ ही बिल्कुल हर वक्त रहते हैं। तो कभी किसी विषय को लेके या कैरेक्टर को लेके या कैरेक्टर सिलेक्शन में कोई मतभेद होता है या बहुत होता है। मेरे और आतिश के बहुत मतभेद होते हैं। हम तो झगड़े भी बहुत करते हैं, पर वो वहां तक जब एक बंदे को दूसरे का ये कन्विंस होना जरूरी होता है कि क्यों, क्योंकि अगर हम दो एक ही पक्ष से हर बार करते तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा उनका वांछन अलग है, अनुभव अलग है, हमारे बाकी इंडस्ट्री में भी कुछ दोस्त एक्सपोजर अलग होता है, कुछ चीजों को देखने का अंदाज अलग होता है। तो वो देखते देखते हमारे दोनों में ऐसा काफी बार होता है। और कभी कभार अगर मैंने कुछ निर्णय लिया है तो वो अगर मेरे दायरे में आता है, प्रोडक्शन ज्यादा मैं देखता हूं तो ओवरऑल दायरा मेरा हो जाता है। अगर लिखा उसने है, वो लिखने पे बोलता है कि मैं कन्विंस हूं, मुझे ऐसे ही इसको एग्जीक्यूट करना है, तो देन वी गिव इट टू हिम ऑल्सो। मेरे साथ बहुत फ्लेक्सिबल भी है, आई वुड से, कि अगर मैंने कुछ बोला है तो बड़ी इज्जत से वो सोचते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। पहले आर्ग्यूमेंट करेंगे, झगड़े भी हो जाएंगे, पर मैंने देखा है कि दूसरे दिन वो ऐसी कुछ चीज लेकर आएंगे जो सबको खुश कर दी और खुद भी खुश होंगे। क्या बात है। और फिर वो वागले की दुनिया की एक कहानी भी बन जाती जेडी, आपकी पसंद के गीत भी शामिल हैं इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में। तो कोई गीत जो आपकी पसंद का है और अब तक बजा नहीं है? एक गाना जो है ना, मुझे बड़ा पसंद था उन दिनों से, आज भी बड़ा अच्छा लगता है। जी की नीपा मजेठिया जी से कहाँ मुलाकात हुई? कॉलेज में, इंटर कॉलेज, जब हमारे ड्रामा की ऑडिशन होती थी तो मैं तब तक सीनियर हो चुका था। आई वॉज इन द 3rd ईयर ऑफ द कॉलेज, फाइनल ईयर, और नीपा वॉज जस्ट इन द 1st ईयर। तो पहले साल में वो ऑडिशन देने आई, फिर वो ड्रामा में मैं रोल भी कर रहा था। मैं कॉलेज में दूसरे प्ले डायरेक्ट भी करता था, तो जो डायरेक्टर थे उस प्ले के, वो मुझे हमेशा अपने एसोसिएट बना के रखते थे। तो उसी दौरान मेरी नीपा से मुलाकात हुई। तो पहले तो एक होता है कि मिलना जुलना, इनिशियल कॉलेज में एक आकर्षण होना। वो 16 साल की और मैं 19-20 साल का, तो तभी पहले ऐसे हो गए, इम्प्रेस हो गई। फिर हमारे बीच में अप्स एंड डाउन्स थोड़े रहे कॉलेज में। दुर्गा में कुछ और लड़की की तरफ भी प्रेरित था, थोड़ा कंफ्यूजन मामला था मेरा। लेकिन एक बात हुई कि कॉलेज के बाद फिर जॉब, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी सेटल हुई, जो हमारे शादी में, और आज हमारे 2 बच्चे हैं, वहां तक हमारी लंबी जर्नी। मिश्री और केसर, इतने खूबसूरत नाम किसने रखे हैं, आपने या नीपा जी ने? मैंने रखे हैं। क्या बात है। और मुझे ना ठाकुर जी को केसर का स्नान होता है और मिश्री का भोग होता है। क्या बात है। और मुझे वो बहुत बड़े प्यारे नाम लगते हैं वो बहुत प्यारे नाम। मैंने तो कहीं सुना ही नहीं ऐसे, केसर और मिश्री दोनों। मिश्री लोग कभी कभार मतलब ऐसे मोहब्बत में बोलते हैं, लेकिन नाम नहीं सुना था मैंने। आई वांटेड टू नेम देम वेरी स्पेशल। जी जेडी साहब, वक्त बहुत कम मिलता होगा, लेकिन जब मिलता है तो परिवार एक साथ छुट्टियां कैसे मनाता है? हाउ डू यू सेलिब्रेट योर वेकेशंस कहूं या वक्त जो
कभी कभी मिलता है। मैंने मेरे जीवन में एक नियम रखा था। वो नियम ने मुझे जो धन दौलत है उससे कई ज्यादा दौलत दी। मेरी बेटी का कोई भी स्कूल में चाहे छोटा इवेंट हो, छोटा से छोटा फंक्शन हो, बड़ा तो दूर की बात रही, पीटीएम हो, नेवर मिस्ड। मैंने 95% अटेंड किए होंगे आज तक के। अगर रिकॉर्ड देखो मेरे इतने बिजी समय में, उनका कोई भी ऐसा इवेंट या ऐसा जो उन्होंने बोला, मैं कहीं से भी, मैं ऑफिस के बीच में उनके क्लासरूम में छोटा, वहां 11 मम्मी और एक डैडी होते थे, मैंने वैसा भी अटेंड किया है। आई रियलाइज दैट इन अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ कि यार बेटियां बड़ी हो जाएंगी, फिर अफसोस नहीं करना है। मैं पहले उनके साथ वक्त बिता लूं, और फिर हर साल मैंने मिनिमम 2 से 3 हॉलीडे लिए। एक बड़ा होता था समर हॉलीडे में 15-20 दिन का उनके साथ इंटरनेशनल, एक इन मथुरा जाना होता था हर साल एक बार, और एक बार छोटा हमारे पूरे ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ और बच्चों के साथ। तो मैंने बहुत वक्त निकाला है। तो आज मेरा और मेरी बेटियों का रिश्ता बहुत मजबूत है। वी कैन टॉक एनीथिंग अंडर द सन। मेरी बेटियां मुझसे कोई भी, अगर उसको कोई लड़का अच्छा लगा, या उसको ये प्रॉब्लम आया, या उसने ये गलती कर दी, या कोई भी बात, करियर हो, पढ़ाई हो, माई डॉटर्स कैन टॉक विथ मी। आपसे ज्यादा क्लोज है या माँ से है? मतलब एक होता है ना कि दोस्ती की तरह कोई एक पेरेंट स्ट्रिक्ट होता है। दोनों से क्लोज है। कुछ मैटर्स में जो उनका एक हो जाता है कि माँ का अपना रोल अदा करती है। नीपा हैज बीन अ फैंटास्टिक मदर, आउटस्टैंडिंग मदर, और मेरा जो है, मैं कह सकता हूँ आई बीन अ वेरी गुड फादर। मेरा एक प्रश्न था आपसे कि माता पिता की कौन सी वो बातें हैं जो यादों की पोटली में कैद हैं, क्या वो जीवन यात्रा में सीख की तरह, सलाह की तरह काम आए? बहुत है, पूरा जीवन ही उनकी सीख की तरह ही काम आता है जी। जैसे मेरी माँ का कहानी कहना मुझे, जो मैंने जाके स्कूल में कही, और उसके बाद पूरा जीवन आज स्टोरी टेलिंग में बीता है। माँ हमेशा एक बात कहती, उसमें कहती थी, गुजराती में कहती थी कि डाड़ पर जितना फल आवे ये डाड़ झुके, यानी जितने फल आते ना डाल पे, तो डाली को झुकना चाहिए, वरना वो फल कच्चे गिर जाएंगे और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। झुकोगे तो और फल को संभाल पाओगे। लाइक सक्सेस शुड ब्रिंग यू शुड बी मोर हम्बल। पिताजी की बात थी, बहुत सारी बातें, यानी पूरा दिन निकल सकता है, पर एक बात थी, तू चाहे अपने बिजनेस में कम पैसा दे, किसी से रीजनेबल पैसा दे, पर एक बार जबान दे दे तो पूरा दे दे, उसमें मुकरना नहीं। कमिटमेंट यू मस्ट ऑनर एंड फुलफिल। इसका हमारी इंडस्ट्री में, आपको लगता होगा छोटी बात है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां लॉस होता है और लोग वो पैसे नहीं दे पाते हैं या नहीं देते हैं। मैंने कभी भी, मेरे कितने भी कभी लॉसेस हुए, आई ऑलवेज स्टूड बाय माई कमिटमेंट। सर, एक सवाल ये कि आपने माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप तक ट्रैक किया है, ट्रैकिंग का शौक है या वो खुद का एक टेस्ट था कि मैं बिल्कुल फिट हूं, या यू वांटेड टू प्रूव समथिंग टू योरसेल्फ? मैंने ट्रैकिंग कभी नहीं किया है, ये मेरा पहला ट्रैकिंग था, और सीधा माउंट एवरेस्ट बेस कैंप था। तो मेरे लिए होता ना पहले में जैकपॉट, तो वैसा था कि आई कुड डू इट, और मैंने उसके साथ काला पत्थर भी किया, विच इज द टफर। ये दो एक साथ एक ही दिन में कर पाए, 24 घंटे कहते रहे, तो बड़ा मजा आया। मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जीवन में ना, आप किसी मौके की तलाश में मत रहिए फिट रहने के लिए। मैं पिछले कुछ सालों से ये मान के जिंदगी जीता हूं कि रोज फिट रहना चाहिए, क्योंकि ये रोज की हेल्थ ना, आपको कब कैसा, में कम पैसा दे, किसी से रीजनेबल पैसा दे, पर एक बार जबान दे दे तो पूरा दे दे, उसमें मुकरना नहीं। कमिटमेंट यू मस्ट ऑनर एंड फुलफिल। इसका हमारी इंडस्ट्री में, आपको लगता होगा छोटी बात है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां लॉस होता है और लोग वो पैसे नहीं दे पाते हैं या नहीं देते हैं। मैंने कभी भी, मेरे कितने भी कभी लॉसेस हुए, आई ऑलवेज स्टूड बाय माई कमिटमेंट। सर, एक सवाल ये कि आपने माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप तक ट्रैक किया है, ट्रैकिंग का शौक है या वो खुद का एक टेस्ट था कि मैं बिल्कुल फिट हूं, या यू वांटेड टू प्रूव समथिंग टू योरसेल्फ? मैंने ट्रैकिंग कभी नहीं किया है, ये मेरा पहला ट्रैकिंग था, और सीधा माउंट एवरेस्ट बेस कैंप था। तो मेरे लिए होता ना पहले में जैकपॉट, तो वैसा था कि आई कुड डू इट, और मैंने उसके साथ काला पत्थर भी किया, विच इज द टफर। ये दो एक साथ एक ही दिन में कर पाए, 24 घंटे कहते रहे, तो बड़ा मजा आया। मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जीवन में ना, आप किसी मौके की तलाश में मत रहिए फिट रहने के लिए। मैं पिछले कुछ सालों से ये मान के जिंदगी जीता हूं कि रोज फिट रहना चाहिए, क्योंकि ये रोज की हेल्थ ना, आपको कब कैसा कहां मौका देगी, आपको अंदाजा नहीं है। एक रात इस सूरज बरजात्या जी और उनकी पूरी टीम को
मैंने एक वीडियो भी भेजा था, उनको देना चाहूंगा। मैंने ऊंचाई फिल्म देखी थी, मेरे बकेट लिस्ट में था माउंट एवरेस्ट बेस के, बट मैंने जिस दिन ऊंचाई फिल्म देखी, रात को मैं और मिस्री देखने गए थे जी। 1:30-2 बजे आके मैंने, मेरे 4-5 दोस्त थे हम लोग, मेरे ग्रुप में रखा था आतिश, देवेन, परेश और विपुल, के अपन चलते ही ये करना चाहिए अपने को। सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस, दैट वाज एन इंस्पिरेशन। वो तो नहीं आ पाए तो मैं अकेला चला गया। अच्छा, हाँ, इट वॉज लाइक अ सोलो ट्रिप। इसे याद कर हम घबरा जाते हैं या कहीं वो हमारे जहन में कैद हो जाती है, जो हमें सचेत करती है या सिखाती है या संबल देती है। कोई ऐसी घटना आपके जीवन में? बहुत सारी। बचपन से देखूं तो स्कूल में कभी रिस्क लिया हो, कॉलेज में बाइक चलाता था तो बहुत रैश चलाता था, मैनेजमेंट MBA कर रहा था तो एक सब्जेक्ट में कैसे मैंने 40 मार्क का थियरी का पेपर प्रैक्टिकल छोड़ ही दिया था। मतलब करना ही नहीं है, 60 में से 50 के ऊपर लाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस से जॉब छोड़ने के टाइम, या मैं फैमिली में डेथ्स देखता हूं, या किसी दोस्त को हेल्थ में अल्कोहलिक होते हुए देखा है। बहुत सी चीजें मेरे आसपास हुई है, उनमें से बहुत कुछ सीखा हूं। सर, रचनात्मकता, उत्कृष्टता, ऑथेंटिसिटी, ये सब एक जगह हो जो बिके भी, चले भी और पैसे भी कमाए जाएं, इनका सामंजस्य करना आसान तो कतई नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान नहीं है। इतने सालों से जो परवरिश से लेके उस पर हमने जो बिल्ड किया, अर्ली डेज ऑफ करियर में करप्शन हो जाता था, सफलता के पीछे चले जाते थे, इमैच्योरिटी थी शायद। आज अगर मुझे कुछ करना है तो मैं पहले ये देखूंगा मैं जो कर रहा हूं वो क्या मैं करना चाहता हूं। आज के दिन में ये प्रश्न जरूर पूछता हूं अपने आप को, ये करके मुझे क्या मिलेगा। और दूसरा, एंटरटेनिंग माई ऑडियंस एंड गिविंग देम समथिंग इज व्हाट माई पर्पज इज। अभी मैंने एक काम लिया है, मुझे लगता है मैं शायद नुकसान कर दूंगा उसमें, पर मुझे पता है मेरे व्यूअर्स के लिए उनको ये चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो मैंने बोला चलना, पैसा तो बहुत कमाया, तो मैं ऐसे भी निर्णय लेता हूं। मेरी है कुछ थियरीज अपनी है जो मेरे पिताजी से बहुत आई है जी, तो वो मेरे लिए बहुत काम में आती है। एक आखिरी सवाल, आपकी लुक बहुत खास है, खास कारणों से है या इसके पीछे वो 4 घंटे का वक्त है जो आपको बहुत पसंद आया और आप आईने के सामने खुद को भी अप्रिशिएट करते हैं? वो तो जरूर है कि जो लुक बनाई थी आलिम हकीम साहब ने, जी, जबरदस्ती। मैं एक्टर हूं, देखिए बेसिकली कलाकार हूं। वो अलग अलग पात्र करना चाहता रहता है और अलग अलग दिखना चाहता रहता है, और मैं नएपन में बहुत मानता हूं। अगर मैं अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट या नयापन मेरा स्वभाव नहीं रखूंगा तो शायद वो मेरे काम में भी मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरी पर्सनालिटी है कि मुझे नयापन अच्छा लगता है। Okay. और रोज अपने आप को देख के अपने को ये पता चलता है जेडी साहब, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करने में। बातें अभी बहुत हैं लेकिन वक्त की कमी तो हमेशा ही होती है। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही धारावाहिक बनाते रहें जो परिवार के साथ देखा जा सके। इन सारी शुभकामनाओं के साथ और स्टूडियो में आने के लिए दिल से आभार। राजश्री जी, मैं विविध भारती के सारे लिसनर्स को ये बात कहना चाहूंगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे लॉन्गेस्ट इंटरव्यू रहा और सबसे मजेदार इंटरव्यू रहा। आपने और आपके पूरे विविध भारती के सारे लोगों ने जिस तरह मुझे यहाँ मेरा स्वागत किया था, और मैंने यहाँ कुछ जो तस्वीरें देखी थी, जो माहौल बना, जिस तरह से मैं इंस्पायर हुआ, और आपने जो प्रिपरेशन करी थी, जो सवाल पूछते पूछते आपने मेरे अंदर से मेरे जीवन से जुड़ी कहानियां निकाली आपने। मैं आज अपने वो ऐसे माहौल में, एक ऐसे नशे में हूं फिलहाल, नॉस्टैल्जिया में, कि मैं आपका शुक्रिया कितना भी अदा करूं कम है। विविध भारती के दर्शकों, लिसनर्स को ये आई होप मेरी कोई कहानी इंस्पायर कर जाए। मैं मेरे दर्शकों से बहुत प्यार करता हूं और मैं हमेशा चाहता हूं मैं जो करूं वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे। प्लीज डोंट मिस दिस। जरूर देखेंगे हमारे श्रोता सर, और मैं अपने तमाम लिसनर्स की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। एक उपन्यासकार, एक कहानीकार और एक व्यंग्यकार, डॉक्टर सूर्यबाला जल्दी आ रही हैं विविध भारती पर। पिता के अंदर मेरे बहुत दुर्लभ गुण थे। बांसुरी बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे और शायरी करते थे। ये सब था, लेकिन कहीं कोई लेखक हमारे आसपास नहीं था। शायरी थी, शब्द थे, कवित्व थे, सवैये थे, छंद थे।